आज बेटा मैं आपको लेसन पढ़ा रही हूँ हिस्ट्री का लेसन नंबर 3, द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, यानी कि एक वैश्विक दुनिया का निर्माण। द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड कहते हैं आधुनिक संसार, और प्री उससे पहले का संसार। इसमें आज हम 4 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो ग्लोबलाइजेशन, यानी कि ये कैसे हुई, दूसरा ये कैसे हुई ग्लोबलाइजेशन, और तीसरा इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और चौथा इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो इसकी इकोनॉमिक डेफिनेशन के अनुसार ग्लोबलाइजेशन जो है ये बिजनेस का स्प्रेड होना है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। बिजनेस यानी कि ट्रेड। तो खाली ट्रेड के लिए ही तो लोग नहीं जाने जाते थे। द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री, इसकी लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रेड, बिजनेस की, ऑफ माइग्रेशन ऑफ पीपल ऑफ इन सर्च ऑफ वर्क एंड द मूवमेंट ऑफ कैपिटल। कहते खाली बिजनेस का स्प्रेड नहीं होना था एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। पीपल भी जो थे, लोग जो थे वो माइग्रेट होकर जाते थे, और लोग जो थे किस लिए माइग्रेट होते थे? इन सर्च ऑफ वर्क और मूवमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल का मतलब है यहाँ मनी से, मनी के लिए भी, मनी कमाने के लिए भी इधर से उधर जाते थे। एंशियंट टाइम्स में जो ट्रेवलर, ट्रेडर्स, प्रीस्ट एंड पिलग्रिम, पिलग्रिम कहते हैं तीर्थ यात्री जो हुआ करते थे, ये भी एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। किस लिए जाते थे? फॉर नॉलेज, अपॉर्चुनिटी, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट एंड टू एस्केप परसिक्यूशन। परसिक्यूशन के लिए जाते थे, परसिक्यूशन कहते हैं उत्पीड़न से बचने के लिए जाते थे। ये स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट कुछ अध्यात्मवाद के लिए भी जाते थे, आध्यात्मिकता के लिए, और कुछ नॉलेज के लिए, और कुछों को बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल जाती थी वो भी जाते थे। दे कैरिड गुड्स, मनी, वैल्यू, स्किल, आइडियाज, इन्वेंशंस। वो अपने साथ गुड्स ले जाते थे, मनी ले जाते थे, वैल्यू, स्किल, आइडियाज, इन्वेंशंस, ये सब चीजें वो अपने साथ लेके जाते थे। और तो और ये अपने साथ जर्म्स भी लेके जाते थे, डिजीजेस भी लेके जाते थे। अगर एक पर्सन ट्रेवल कर रहा है और उसको जो भी डिजीज है वो भी उसके साथ ही ट्रेवल कर जाती है। अब हम पढ़ेंगे द सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड। जो सिल्क रूट्स थे ये संसार को कैसे जोड़ते थे। सिल्क रूट कोई एक नहीं था, सिल्क रूट नाम पड़ा था जिस रास्ते से सिल्क जाती थी, उसका नाम सिल्क रूट पड़ गया था। तो सिल्क रूट्स का नाम बाद में प्री मॉडर्न ट्रेड और कल्चरल लिंक्स को बनाने के लिए दूसरे संसार के दूसरे पार्ट्स के साथ जब हम प्री मॉडर्न ट्रेड करते थे या कोई कल्चरल लिंक बनाते थे तो वो जिन रास्तों से आते जाते थे उसका नाम सिल्क रोड्स पड़ गया था। हिस्टोरियंस ने बहुत सारे सिल्क रोड्स डिस्कवर किए हैं, लैंड पर भी और सी पर भी, जो कि एशिया के कई पार्ट्स को जोड़ते हैं और लिंकिंग एशिया विद यूरोप एंड नॉर्दर्न अफ्रीका, और एशिया को यूरोप और नॉर्दर्न अफ्रीका से भी जोड़ते हैं। अब मैंने आपको बताया कि कोई गुड्स ही इधर से उधर नहीं जाती थी, बहुत सारी चीजें जाती थी। चाइनीज पॉटरी भी उनमें से एक थी जो कि आती थी इन रूट से, और टेक्सटाइल और स्पाइसेस भारत से और साउथ ईस्ट एशिया से जाते थे। स्पाइसेस, टेक्सटाइल, कपड़ा, स्पाइसेस कहते हैं मसाले, और उसके बदले में हमारे पास गोल्ड और सिल्वर आता था। उसके बाद हम पढ़ेंगे 1.2 फूड ट्रेवल, स्पैगेटी और एंड टमाटो। फूड भी ट्रेवल करता था, स्पैगेटी, मोटे नूडल्स को स्पैगेटी बोला जाता है, एंड पोटैटो, आलू। कहते टेक स्पैगेटी एंड नूडल्स, इट इज बिलीव्ड दैट नूडल्स ट्रेवल्ड वेस्ट फ्रॉम चाइना। कहते चाइना से नूडल जो थे वेस्ट की तरफ गए, एंड टू बिकम स्पैगेटी, और वहां जाकर थोड़े मोटे हो गए, स्पैगेटी बन गए। स्पैगेटी थोड़े मोटे नूडल्स को बोला जाता है। अरब जो थे, अरब ट्रेडर्स जो थे वो पास्ता ले गए थे 5th सेंचुरी में सिसली में। सिसली कहाँ है? एक आइलैंड है अब इटली में, तो ये वहाँ पास्ता ले गए थे। तो हमारे जो कॉमन फूड है सच एज पोटैटो है, सोया है, ग्राउंड नट, मेज, टोमेटोज, चिलीज, स्वीट पोटैटोज, ये 500 साल पहले हमारे पूर्वज इनके बारे में कुछ नहीं जानते थे, और ये इंट्रोड्यूस भी यूरोप में ही हुए थे ये फूड, और एशिया में तो ये बाद में आए जब अमेरिका को डिस्कवर किया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने, एक्सीडेंटली डिस्कवर किया, तो उसके बाद ये एशिया में आए थे। उसके बाद है आपका कुछ जो नई क्रॉप्स हैं, वो कई बार जीवन और मृत्यु के बीच में डिफरेंस जो है उसमें हम देख सकते हैं कि यूरोप में जो पुअर थे वो पोटैटो के आने के बाद काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जीना शुरू हो गए थे, क्योंकि उन्हें पोटैटो मिल गया था खाने के लिए। तो लेकिन आयरलैंड पुअर पीजेंट्स को देखिए, ये पोटैटोज पे इतने डिपेंडेंट हो गए थे, ये एक पिक्चर दिखाई हुई है, ये इतने डिपेंडेंट हो गए थे कि जब पोटैटो की फसल डिस्ट्रॉय होगी, उसको डिजीज़ हो गई थी, डिजीज़ लग गई थी, पेस्ट लग गए थे। तो यानी कि मिड 1840s की बात है कि डिजीज़ ने फसल को डिस्ट्रॉय कर दिया था पोटैटो की। तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड
ऑफ स्टारवेशन भूख से मर गए थे कई लोग। ये एक लेडी है, ये ज़मीन के अंदर से पोटैटो की जड़ें निकाल रही है और पोटैटोस देख रही है कि कुछ मिल जाए। ये इरिश पोटैटो फेमाइन वाली पिक्चर है ये। तो कुछ लेफ़्ट ओवर कहते हैं, जो बचे हुए पोटैटोस होते हैं जो बीच में ही रह जाते हैं ज़मीन के, उनको निकाल रही है खाने के लिए। उसके बाद है 1.3 द कन्क्वेस्ट डिजीज़ एंड ट्रेड। कन्क्वेस्ट कहते हैं विजेता, जीत, डिजीज़ कहते हैं बीमारी, ट्रेड कहते हैं व्यापार। अब सेंचुरीज से इंडियन ओशन, आपको मालूम है कि गुड्स, पीपल, नॉलेज, कस्टम को इधर से उधर ले जाने में इंडियन ओशन जो है वो बड़ा फेमस रहा है। जब तक कि अमेरिका की डिस्कवरी नहीं हुई थी, अमेरिका जो था वो बाकी दुनिया के पार्ट से कटा हुआ था, आइसोलेट था। 16th सेंचुरी में ये पता चला कि लैंड, इसके पास एबंडेंट लैंड है और मिनरल्स हैं। और जब अमेरिका की डिस्कवरी हुई, लेकिन अमेरिका के लोग जो थे वो आइसोलेटेड थे। अमेरिका में जो थे लैंड, क्रॉपिंग लैंड बहुत ज़्यादा थी और मिनरल्स थे। एल्डोरेडो को, तो एल्डोरेडो एक सिटी है, शहर है, इसको फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड बोलते हैं। ये तो गोल्ड का शहर है। अब देखिए पोर्चुगीज़ और स्पेनिश, ये यूरोपियन है। इन्होंने अमेरिका को कॉलोनाइज करने के लिए, अमेरिका को कॉलोनी बनाने के लिए, कब्जा करने के लिए मिड 16th सेंचुरी में एक नया ही मेथड अपना लिया। इन्होंने युद्ध करने के बजाय, कोई फायर पावर को यूज़ करने के बजाय, गन्स को यूज़ करने के बजाय, किसी वेपन को यूज़ करने के बजाय, मिलिट्री पावर को यूज़ करने के बजाय किस चीज़ का यूज़ किया? इट वाज जर्म्स। ये जर्म्स थे। किस चीज़ के जर्म्स थे? सच एज दोज ऑफ स्मॉल पॉक्स के जर्म्स थे, जो कि एक पर्सन अपने साथ कैरी करके वहाँ ले जाता था। यानी कि एक बीमार पर्सन जिसको कि ऑलरेडी स्मॉल पॉक्स है, स्पेनिश ने क्या किया, उनको अमेरिका भेज दिया और अमेरिका में जाकर उन्होंने यही स्मॉल पॉक्स फैला दिया। स्मॉल पॉक्स बेटा जब किसी एक जने को एक बार हो जाती थी तो उसको दोबारा नहीं होती थी, क्योंकि उसकी बॉडी जो थी उसको सहने लायक हो जाती थी उस बीमारी का। तो लेकिन अमेरिका जो था वो बाकी संसार के कंट्रीज से कटा हुआ था, अलग था अमेरिका बाकी संसार से उस समय। कटा हुआ था अमेरिका संसार के बाकी पार्ट से। तो जो अमेरिकन ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे उनमें इम्यूनिटी पावर कम थी, इसलिए वो इस स्मॉल पॉक्स के जर्म्स को झेल नहीं पाए और ये इट किल्ड एंड डेसिमेट द होल कम्युनिटीज। एक बार ये फैली स्मॉल पॉक्स तो ड्रेडली किलर प्रूव हुआ वहाँ और पूरे कॉन्टिनेंट में फैल गया और इन्होंने बहुत सारी होल कम्युनिटीज़ को मार दिया, पेविंग द वे फॉर कॉन्क्वेस्ट। और इन्होंने उसको, यूरोपियंस ने अमेरिका को अपनी कॉलोनी बना लिया। गन्स कुड बी बॉट और कैप्चर्ड, गन्स को पकड़ा जा सकता है बेटा, लेकिन डिजीजेस लाइक स्मॉल पॉक्स के जर्म्स को कैसे पकड़े? जबकि जो विजेता थे उनमें काफ़ी इम्यूनिटी पावर थी, तो उन्होंने इसको बाद में स्मॉल पॉक्स के जर्म्स फैलाकर अमेरिका को जो था एक कॉलोनी बना लिया था। जैसे कि अब आजकल कोरोना वायरस बहुत चल रहा है, एक्टिव है, तो कोरोना वायरस के जर्म्स को हम पकड़ नहीं सकते हैं जब तक कि कोई वैक्सीनेशन ना बन जाए। वैक्सीनेशन आने के बाद ही कोरोना वायरस को से निपटारा पाया जा सकता है। Until the 19th century, poverty and hunger were common in Europe. 19th सेंचुरी तक तो गरीबी और भूखमरी जो थी ये यूरोप में कॉमन थी। सिटीज़ जो थे वो क्राउडेड हो रहे थे, डिजीजेस वाइड स्प्रेड हो रही थी, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स कॉमन थे, रिलीजियस डिसेंटर्स कहते हैं असंतुष्ट लोग भी बहुत सारे थे, और थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो थे फ्लेड फ्रॉम यूरोप फॉर अमेरिका में चले गए थे यूरोप से। और 18th सेंचुरी में जो प्लांटेशंस वर्कड बाय स्लेव्स, जो अफ्रीका से स्लेव्स आए हुए थे, प्लांटेशन वर्कर्स जिनको बोला जाता था, वर ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर फॉर यूरोपियन मार्केट। ये यूरोपियन मार्केट के लिए शुगर और कॉटन उगा रहे थे। 18वीं शताब्दी तक तो बेटा चाइना और इंडिया जो था ना, ये वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज थे। लेकिन 15th सेंचुरी में चाइना ने क्या किया, अपने आप को बाकी संसार से रिस्ट्रिक्ट कर लिया, बाकी देशों से रिस्ट्रिक्ट कर लिया अपने संबंध इसने, और आइसोलेट हो गया। तो चाइना का जो रोल था ये रिड्यूस हो गया और जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था ये वेस्ट वर्ल्ड चला गया। यूरोप जो था अब सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड बन गया।
अब हमने पढ़ना है द 19th सेंचुरी 1815 से 1914 तक। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया था, तो ये हमने 1815 से 1914 तक पढ़ना है। ये 1914 जो है ये फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट होने का पीरियड है, 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ था। तो बेटा 19वीं शताब्दी में द वर्ल्ड चेंज्ड, संसार जो था वो चेंज हो चुका था। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स जो थे इसको रीशेप कर रहे थे। इकोनॉमिस्ट ने 3 तरह के मूवमेंट्स या 3 तरह के फ्लोज हम कह सकते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज में 3 तरह के मूवमेंट्स जो थे वो आइडेंटिफाई कर लिए थे। पहला था द फ्लो ऑफ ट्रेड। फ्लो ऑफ ट्रेड का मतलब है कि व्यापार का मूवमेंट, यानी कि जिसमें गुड्स का मूवमेंट हो, क्लॉथ हो, जैसे व्हीट हो, इधर से उधर जाए। और जो सेकंड फ्लो था द फ्लो ऑफ लेबर था। फ्लो ऑफ लेबर मीन्स लोग जाते थे एम्प्लॉयमेंट को सर्च करने के लिए इधर से उधर। और तीसरा फ्लो जो था वो कैपिटल का था। कैपिटल कहते हैं पैसे का। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट थी ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। ये 3 तरह के फ्लो हमारे इकोनॉमिस्ट ने आइडेंटिफाई कर लिए थे। पहला है फ्लो ऑफ ट्रेड, दूसरा है फ्लो ऑफ लेबर, तीसरा है फ्लो ऑफ कैपिटल। उसके बाद 2.1 ए वर्ल्ड इकोनॉमी टेक शेप। अब वर्ल्ड की इकॉनमी जो थी ये शेप ले रही थी। तो वर्ल्ड इकॉनमी टेक शेप, पॉपुलेशन ग्रोथ जो थी लेट 18th सेंचुरी में बढ़ गई थी ब्रिटेन में। और जब पॉपुलेशन ब्रिटेन की बढ़ी तो फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ी और अर्बन सेंटर्स एक्सपेंडेड एंड इंडस्ट्री ग्रू। अर्बन सेंटर्स जो थे एक्सपैंड हो रहे थे, इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई थी, जिससे कि फूड प्राइसेस भी बढ़ गए थे। और गवर्नमेंट ने उधर से इंपोर्ट, कॉर्न के इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी, जिसको कि कॉर्न लॉ कहते हैं। कॉर्न लॉ बना दिया था कि बाहर से कोई भी कॉर्न जो है ये हमारा ब्रिटेन में नहीं आएगा। तो जब ब्रिटेन में कॉर्न नहीं आया तो जो ब्रिटेन में पैदा होने वाला कॉर्न था वो बहुत महंगा हो गया, जिसके कारण कि लोग अनहैप्पी हो गए। तो अनहैप्पी होने के कारण, अनहैप्पी किस लिए हुए बेटा? वो अनहैप्पी इसलिए हुए कि हाई फूड प्राइसेस हो गए थे। तो फूड प्राइसेस हाई होने के कारण फूड उनकी पहुंच से बाहर होता जा रहा था, तो लोग अनहैप्पी हो गए थे। तो इंडस्ट्रियलिस्ट और अर्बन ड्वेलर जो थे इन्होंने फिर फोर्स किया गवर्नमेंट को तो कि कॉर्न लॉ को एबॉलिश कर दिया जाए, हटा दिया जाए। तो गवर्नमेंट ने इनकी मान ली। आफ्टर द कॉर्न लॉ वर स्क्रैप्ड, कॉर्न लॉज जो थे वो स्क्रैप्ड हो गए, जब खत्म हो गए। फूड कुड बी इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन मोर चीपली देन इट कुड बी प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री। अब फूड जो था ब्रिटेन में ये ज़्यादा सस्ता बिकने लग गया बजाय कि जो वहाँ पैदा होता था फूड। तो ब्रिटिश एग्रीकल्चर वाज अनएबल टू कम्पीट विद इम्पोर्ट्स। ब्रिटिश एग्रीकल्चर जो थी ये अनएबल थी इम्पोर्ट्स के साथ compete करने के लिए। इसलिए अब वहाँ के जो किसान थे उन्होंने अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया था लैंड को, और कि हम यहाँ उगाएंगे ही नहीं, फसल नहीं उगाएंगे, कॉर्न नहीं उगाएंगे। तो जो लैंड थी वो अब अनकल्टिवेटेड थी, क्योंकि उन्हें उससे मुनाफा नहीं हो रहा था। तो थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन वर थ्रोन आउट ऑफ द वर्क, उनको काम से निकाल दिया गया। अब ये लोग कहाँ गए? सिटीज़ में, और माइग्रेटेड ओवरसीज, यानी कि दूर चले गए। एज फूड प्राइसेस फेल, जैसे कि फूड के प्राइसेस गिरे, ब्रिटेन में कंजम्पशन जो थी वो बढ़ गई थी, फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ होनी शुरू हो गई थी, हायर इनकम हो गई थी, और मोर फूड इंपोर्ट्स होने लग गया था। ये अब ब्रिटेन की जो थी पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी थी कि उसके लिए फूड की जो प्रोडक्शन की डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो इस डिमांड को कौन से देश पूरा कर रहे थे? ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ये फूड प्रोडक्शन ब्रिटिश की डिमांड को पूरा करने के लिए कर रहे थे। तो नियरली 15 मिलियन पीपल एमिग्रेट फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इन द 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी में 50 मिलियन पीपल जो थे ये यूरोप से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। ये अपने घरों को छोड़कर बेटर फ्यूचर के लिए निकल पड़े थे। ये देखो शिप के इंतजार कर रहे हैं, इरिश एमिग्रेंट्स हैं ये, वेटिंग टू बोर्ड द शिप। ये 1874 की पिक्चर है। तो फूड जो था अब कोई नियर अबाउट विलेज या टाउन से नहीं आता था, ये जो आता था 1000 मील दूर से भी चला आता था। इसके लिए क्या थे? अब रेलवे आ चुके थे और शिप्स आ चुके थे, जिसके द्वारा ये फूड ट्रांसपोर्ट होके आ जाता था। ये तो एक फूड एग्जाम्पल है।
सेम स्टोरी कॉटन की भी है, रबड़ की भी है। 1820 से 1914 तक जो हमारा व्यापार था वो 25 से 40 गुना तक बढ़ गया था। तो बेटा ये तो था आपका आज का लेसन। आज के लिए मैं आपको एक बात कहूँगी कि ये लेसन जो है हमारा 3 या 4 लेक्चर्स में पूरा होगा। कल मैं आपको 2.2 रोल ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़ाऊँगी। और एक बात मुझे और आपसे कहनी है कि आजकल जैसे लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है तो आपकी मम्मी पे काफ़ी काम का बोझ आया होगा। आप अपनी मदर के साथ काम में जो भी हेल्प करवा सकते हैं वो ज़रूर करवाएं और अपनी चीज़ों को पहले से ही असेंबल करके रखें ताकि आपकी तरफ से आपके पेरेंट्स को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप अपनी मदर से कहें जिस काम को करने में आप समर्थ हैं आप उस काम की ड्यूटी अपनी ही ले लें।